देखिए बच्चों, लास्ट टाइम अपनी चर्चा चल रही थी स्पर्श रेखीय त्वरण पर। स्पर्श रेखीय त्वरण का अर्थ मैंने आपको समझाया। स्पर्श रेखीय त्वरण का अर्थ मैंने आपको समझाया कि चाल में परिवर्तन की दर को अपन स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात और समझाई थी कि वेग में परिवर्तन की दर का अर्थ अलग होता है और चाल में परिवर्तन की दर का अर्थ अलग होता है। दोनों के मीनिंग, दोनों के मायने अलग अलग हैं। हाँ, कभी कभी दोनों चीजें समान हो सकती हैं, लेकिन हमेशा दोनों चीजें समान हो ये जरूरी नहीं है। तो आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे वो अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में चर्चा कर रहा हूं। पहले मैं जो चर्चा कर रहा था आपसे वो स्पर्श रेखीय त्वरण के बारे में चर्चा कर रहा था। स्पर्श रेखीय त्वरण का मतलब होता है बच्चों चाल में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर अलग बात है, चाल में परिवर्तन की दर अलग बात है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पहले अपन जो चर्चा कर रहे थे इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में वो चाल में परिवर्तन की दर पर बात कर रहे थे, और चाल में परिवर्तन की दर को अपन ने स्पर्श रेखीय त्वरण के नाम से जाना। और अब मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूं वो है त्रिज्यीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण का अर्थ क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गतिमान है और किसी बिंदु पर आकर उसके पास जो v है, जो वेग है वो v है, ये ताक्षणिक है। होता क्या है बच्चों, इस पार्टिकल के पास यानी इस कण के पास दो तरह के त्वरण हो सकते हैं। एक इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश और दूसरा त्रिज्या रेखा के अनुदिश। स्पर्श रेखा के अनुदिश जो त्वरण होता है उसे अपन ने नाम दिया हुआ है स्पर्श रेखीय त्वरण, और त्रिज्या रेखा के अनुदिश जो त्वरण होता है उसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो जब कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गतिमान हो और किसी बिंदु पर उसकी रफ्तार v हो, तो उस बिंदु पर केंद्र की ओर वस्तु में त्वरण होगा जिसे हमने अभिकेंद्रीय त्वरण का नाम दिया हुआ है AR। AR को हम बोलते हैं, AR बोलिए या फिर AC बोलिए, दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको। रेडियल एक्सेलरेशन को हम का सिंबल AR ले लेते हैं, सेंट्रीपिटल का AC ले लेते हैं, बट एक ही मतलब है दोनों का। तो यहाँ इसको हम AC भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे जब भी मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर AC का मतलब है अभिकेंद्रीय त्वरण, और यह होता है v²/r। और त्वरण एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा होना भी जरूरी है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। अगर हम इस बात को ओमेगा के रूप में लिखें कि अगर मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है और जब बिंदु यहां से गुजर रहा है तो केंद्र के परितः उसके पास जो कोणीय चाल है वो ओमेगा है। ओमेगा भी ताक्षणिक ही ली है मैंने, ये भी ताक्षणिक है। तो इस स्थिति में AC को हम r ओमेगा स्क्वायर से लिखेंगे, डायरेक्शन वही केंद्र की ओर। यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण को आप दो तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। आप चाहें तो v²/r से लिख सकते हैं और आप चाहें तो r ओमेगा स्क्वायर से लिख सकते हैं, जैसी अपनी आवश्यकता हो। अगर हमें स्पीड में आवश्यकता है तो v²/r से लिखेंगे, अगर हमें कोणीय चाल में आवश्यकता है तो हम r ओमेगा स्क्वायर में लिखेंगे। समझ में आई बात? यानी कि अब हम वापस से एक समान वृत्तीय गति
और असमान वृत्तीय गति को कंपैरिजन करें तो यहां पर v नियत होता है, यहां पर स्पीड परिवर्ती होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर AT तो 0 होगा और AC केंद्र की ओर होगा। अगर हम इस स्थिति में बात करें तो यहां पर AT भी 0 नहीं है, AC भी 0 नहीं है। वहां पर AT भी 0 नहीं है, AC भी 0 नहीं है। यानी बच्चों, अगर हम इस बात को ध्यानपूर्वक समझे तो यहां पर वस्तु के पास सिर्फ केंद्र की ओर त्वरण है, यहां पर वस्तु के पास इधर भी त्वरण है और इधर भी त्वरण। यह त्वरण v की डायरेक्शन में भी हो सकता है, v के अपोजिट भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। मैंने ये मान लिया कि v इंक्रीजिंग हो, मान लीजिए। तो यहां पर फर्क ये आएगा कि त्वरण जो शब्द होता है बच्चों, वो होता है AC और AT का परिणामी। त्वरण जो शब्द है वो AC और AT का परिणामी है, यानी मोड A बराबर √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्योंकि AC और AT परस्पर लंबवत रहते हैं हमेशा। क्योंकि AC लंबवत है AT, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहते हैं। तो अगर हम एक समान वृत्तीय गति की बात करें, एक समान वृत्तीय गति में, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मोड A का मान मोड ऑफ AC के बराबर हो जाएगा। असमान वृत्तीय गति में मोड A बराबर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC का मतलब V स्क्वायर बाई R, AT का मतलब d बाई dt ऑफ मोड V का होल स्क्वायर। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण व अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों बराबर होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण व अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों बराबर होते हैं। असमान वृत्तीय गति में त्वरण व अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर नहीं होते। तो ये मूल अंतर है बच्चों दोनों में। असमान वृत्तीय गति में त्वरण शब्द का अर्थ अलग होता है, अभिकेंद्रित त्वरण का अर्थ अलग होता है, AT का अर्थ अलग होता है। तो ये चीज आप दिमाग में अच्छे से क्लियर करके रखें कि 3 शब्द हैं अपने पास त्वरण के अर्थ: अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण
और त्वरण। त्वरण जो शब्द है वो स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों का परिणाम ही है। अभिकेंद्रीय त्वरण वस्तु में घुमाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। वस्तु जब घूमती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु वृत्त में चक्कर लगाती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, जिस त्वरण डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से भी वस्तु में त्वरण है, और वो त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण है। और स्पीड चेंज होने की वजह से जो त्वरण है वो स्पर्श रेखीय त्वरण है। ये फर्क है दोनों में। देखिए बच्चों, अगर हम सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स की बात करें तो यहां दो तरह के फोर्स होंगे। टेंजेंट के अलोंग, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, स्पर्श रेखा। बच्चों टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के अनुदिश जो बल होगा वो स्पर्श रेखीय बल, और वृत्त के केंद्र की ओर जो बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल, और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो परिणामी बल। तो F है यहां पर परिणामी बल, Ft को कहेंगे हम स्पर्श रेखीय बल, और Fc को कहेंगे हम अभिकेंद्रीय बल। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इसे हम बोलेंगे हम टेंजेंशियल फोर्स, और इसे बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स का जो नेट है और जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। Fc और Ft सदैव परस्पर लंबवत रहते हैं, इसलिए मॉड F बराबर होता है अंडररूट Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर। मॉड F इक्वल टू अंडररूट Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर, क्योंकि ये परस्पर लंबवत है। अब यहां पर एक बात बहुत समझने की है कि F जो है वो है नेट फोर्स। तो वो NLM के हिसाब से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से लिखें तो F इक्वल टू ma। Fc इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसे लिखेंगे हम मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Ft इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब भी किसी बॉडी में, यानी वस्तु में, जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो तो समझ लो कि उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा होगा। बिना फोर्स के कभी एक्सेलरेशन नहीं आता। एक्सेलरेशन होने के लिए फोर्स का होना जरूरी होता है। यहाँ पर यह है नेट फोर्स, यह है नेट एक्सेलरेशन, यह है सेंट्रीपिटल फोर्स, यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यह है टेंजेंशियल फोर्स, यह है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Fc, जो Fc है वो है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर,
along the radius। बात को समझने की कोशिश करिएगा। FC का मतलब क्या है? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। त्रिज्या के अनुदेश केंद्र की ओर जो परिणामी बल होता है, त्रिज्या के अनुदेश केंद्र की ओर जो परिणामी बल होता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर परिणामी बल। और इसी तरीके से जो Ft होता है यह है स्पर्श रेखा के अनुदिश परिणामी बल। स्पर्श रेखा के अनुदिश परिणामी बल उसे कहते हैं हम Ft। और त्रिज्या के अनुदिश जो परिणामी बल होता है उसे कहते हैं हम Fc। और फिर उन दोनों का जो परिणामी होता है उसे हम कहते हैं F, यानी परिणामी बल। मैं इस बात को यहाँ पर इस जो फिगर बना रहा हूँ उसकी सहायता से समझाऊंगा आपको। देखिए, बहुत सिंपल फंडामेंटल है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक फोर्स इस पर ऐसे लग रहा 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 है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या लिखा था मैंने? त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर परिणामी बल। त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर परिणामी बल, तो इसका मतलब केंद्र की ओर, तो इसको प्लस और इसको माइनस लेके काम करना है। तो F1 माइनस F2 ये होगा Fc। और मॉड ऑफ Ft ये तो हो गया मॉड ऑफ Fc। मॉड ऑफ Ft स्पर्श रेखीय बल का परिणामी। स्पर्श रेखीय बल का परिणामी इन दोनों का परिणामी होगा। अब बच्चों, अभी हमें पता नहीं है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अगर ये बड़ा और ये छोटा हुआ तो परिणामी इधर हो जाएगा, और ये बड़ा और ये छोटा हुआ तो परिणामी इधर हो जाएगा। तो अपन मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख लेते हैं। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। बट एक को प्लस में और एक को माइनस में लिया मैंने, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, इसको हम F3 माइनस F4 लिखेंगे जब ये बड़ा होगा, और F4 माइनस F3 लिखेंगे जब ये बड़ा होगा। तो ये होगा Fc, ये होगा Ft। तो फिर F क्या होगा? F जो होगा वो इन दोनों का परिणामी होगा। मॉड F वो होगा बच्चों इन दोनों का परिणामी। मॉड ऑफ Fc अब इन चारों बलों का जो परिणामी है बच्चों, वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर ये इससे बड़ा है तो इनका सबका परिणामी इधर की तरफ होगा, अगर ये इससे बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी इधर की तरफ। तो ये बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है जो समझने की है। बच्चों, यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जो अभिकेंद्रीय बल है ये कोई नए प्रकार का बल नहीं है। अभिकेंद्रीय बल कोई नए प्रकार का बल नहीं है। वस्तु पर त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर लगने वाला जो भी परिणामी बल होगा वही अभिकेंद्रीय बल होगा। तो अभिकेंद्रीय बल कोई नया बल नहीं है। केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। अब वो चाहे एक का परिणामी हो या दो का हो या तीन का हो। जैसे इस केस में दो का परिणामी है, जरूरी नहीं है ये नहीं होता तो ये अकेला ही अभिकेंद्रीय हो जाता। अब यहां पर एक बात समझने की है, स्पेशल केसेस। बात को ध्यान से पकड़िएगा। स्पेशल केस, यदि
FC बराबर 0 हो, यदि FC बराबर 0 हो तो गति सरल रेखीय होगी। यदि FC बराबर 0 हो तो गति सरल रेखीय होगी। यदि FC 0 का मतलब अभिकेंद्रीय बल 0, बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति संभव नहीं। ये बहुत बेसिक बात, बिना अभिकेंद्रीय बल के वृत्तीय गति हो नहीं सकती। यदि FT बराबर 0 हो, यदि FT बराबर 0 हो तो FT 0 हो, इस बात का मतलब क्या है? तो गति सरल रेखीय भी हो सकती है, गति सर्कुलर भी हो सकती है। वृत्तीय गति एवं सरल रेखीय गति दोनों ही संभव हो सकती है। यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि यदि FT 0 हो तो वृत्तीय गति भी संभव है और सरल रेखीय गति भी संभव है। देखिए बात समझना, एक समान गति, जो एक समान गति होती है वो होती है सरल रेखा में नियत वेग से गति। और इस गति की खास बात होती है, इस गति में FT 0 होता है। एक समान वृत्तीय गति इस गति में भी FT 0 होगा। इस गति में भी FT 0 होता है। तो कहने का अर्थ क्या है? अब जनरल वे में बात बोल रहा हूं आपको, अब एक नए तरीके से बात को बोल रहा हूं, जनरल फॉर्म में। अगर आपने मेरी बात पकड़ ली तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। जब गति की दिशा बदल रही हो, जब गति की दिशा बदल रही हो तो FC 0 नहीं होगा। जब चाल बदल रही हो तो FT 0 नहीं होगा। जब दोनों बदल रहे हो तो दोनों ही 0 नहीं होंगे। जब दोनों बदल रहे हो तो दोनों ही 0 होंगे।
बहुत सिंपल बात, FC गति की दिशा बदलता है, FT स्पीड बदलता है। भैया FC गति की दिशा बदलता है, FT स्पीड बदलता है। ये फर्क है दोनों में। तो जब जब आपको फील हो कि गति की दिशा बदली है, समझ लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है। जब जब आपको फील हो कि स्पीड चेंज हुई है, समझ लीजिए टेंजेंशियल फोर्स है। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मोशन, V नियत, और गति की दिशा आगे, कुछ चेंज नहीं, ना डायरेक्शन ना स्पीड, तो हम कह सकते हैं FC 0 FT 0। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना फोर्स के गति हो? बिल्कुल हो सकता है। एक समान गति बिना फोर्स के ही होती है। दो अलग अलग सवाल हैं बच्चों। क्या बिना फोर्स के स्थिर वस्तु गति में आ सकती है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि क्या कोई वस्तु बिना बल के गति में रह सकती है? यस, बिल्कुल रह सकती है। दोनों सवाल अलग अलग हैं। बिना बल के स्थिर वस्तु गति में नहीं आ सकती, परंतु बिना बल के वस्तु गति में रह सकती है। बेसिकली बल की आवश्यकता गति को बदलने के लिए है, गति को बनाए रखने के लिए नहीं है। एक और केस लेता हूं। मान लीजिए सरल रेखा में गतिमान हो वस्तु, लेकिन v कांस्टेंट नहीं हो, v नियत नहीं, स्पीड बदल रही हो, तो फिर हम कहेंगे कि FC तो 0 है लेकिन FT 0 नहीं है। एक और केस लेता हूं। V नियत, सर्कल में घूम रही है वस्तु, स्पीड कांस्टेंट है। V का मतलब स्पीड है, यहां पर ध्यान रखना। V से मतलब स्पीड से। तो सर्कल में घूम रही है वस्तु नियत चाल से, तो हम कहेंगे FC 0 नहीं होगा परंतु FT 0 होगा। और अगर वस्तु वृत्त में घूम रही है और स्पीड नियत नहीं, तो हम कहेंगे भाई अभी केंद्रीय बल भी 0 नहीं होगा और FT भी 0 नहीं, दोनों ही 0 नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु ऐसे वक्रीय मार्ग पर है, वक्रीय मार्ग पर, इस केस में V नियत है, नियत, तो हम कहेंगे FC 0 नहीं होगा। वक्रीय मार्ग पर है, V नियत है, FC 0 नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब जब आपको ये फील हो कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, समझ जाइए अभी केंद्रीय बल 0 नहीं है। जब जब आपको फील हो कि स्पीड चेंज हुई है, समझ जाइए कि टेंजेंशियल फोर्स 0 नहीं है। और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो फोर्स कहलाता है। तो फोर्स के 0 होने के लिए दोनों का 0 होना जरूरी है। यही कंडीशन है जिसमें फोर्स 0 है। तो अगर हमसे सवाल किया जाए उल्टा, बिना बल के कौन सी गति संभव है? क्या बिना बल के वृत्तीय गति संभव है?
नहीं, बिना बल के वृत्तीय गति संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये तो जीरो है लेकिन ये तो नहीं है, और इसमें तो दोनों ही जीरो नहीं है। तो क्या बिना बल के वृत्तीय गति संभव है? नहीं है। क्या बिना बल के गति संभव है? बिल्कुल है। बिना बल के कौन सी गति संभव है? एक समान सरल रेखीय गति, एक समान गति बिना बल के संभव है। क्या सभी सरल रेखीय गतियां बिना बल के हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सरल रेखीय गति है और स्पीड में परिवर्तन आ रहा है तो फिर फोर्स की जरूरत है। तो फोर्स की जरूरत है या नहीं है, किसी मोशन में फोर्स अवेलेबल है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है नहीं हो रही है। फॉर द चेंज इन डायरेक्शन, गति की दिशा में बदलाव के लिए अभिकेंद्रीय बल जिम्मेदार है। चाल में बदलाव के लिए, स्पीड में बदलाव के लिए स्पर्श रेखीय बल जिम्मेदार। समझ में आई बात? देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है। कोई कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है। इसकी स्पीड 2 सेकंड में एक समान रूप से बढ़कर 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो कण का कोणीय त्वरण निकालना है। बात को समझिए। इनिशियल स्पीड दे रखी है अपने को 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड दे रखी है अपने को 6 मीटर पर सेकंड, और डेल्टा टी दे रखा है अपने को 2 सेकंड। तो इससे हमारे पास AT आ जाएगा। जब कोई चीज एक समान रूप से बढ़ रही हो तो तात्क्षणिक दर परिवर्तन की और औसत दर बराबर ही होती है। तो यहां पर चाल में परिवर्तन की औसत दर हो जाएगी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, 6 माइनस 5/2, यानी 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होने को तो औसत है, परंतु ये तात्क्षणिक के बराबर ही रहा होगा क्योंकि यहां पर एक समान रूप से बढ़ रही है। और अपने को पता है AT बराबर होता है R अल्फा। तो अल्फा बराबर AT बराबर कितना 1/2, और R का मान दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 1/5 मीटर हो गया। यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 यानी कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आई बात बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल की सहायता से अपनी जो बातें की गई हैं उनको समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। हम जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स से गुजरेंगे, कॉन्सेप्ट्स पर हमारी पकड़ उतनी ही अच्छी होती है। तो कुछ तो हम सॉल्ड एग्जांपल्स लेते हैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, फिर आप तक वो बात कितनी पहुंची, आप कितना उसमें से समझे कितना नहीं समझे, ये चेक करने के लिए फिर आप एक्सरसाइज किया करें। एक्सरसाइज करने से आपको समझ में आएगा कि हमने जो बातें की उसमें से कितना आपको समझ में आई, कितना नहीं आई, क्या चीज कमजोर रह गई। दिमाग की कसरत होती है बच्चों एक्सरसाइज करने से, नाम ही उसका इसलिए एक्सरसाइज रखा हुआ है। अब यहां पर देखिए सवाल दिया हुआ है कि कोई कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है। इसकी तात्क्षणिक चाल दे रखी है अपने, v मीटर प्रति सेकंड में है, t सेकंड में है। सवाल पूछा है t बराबर 3 सेकंड पर स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण और त्वरण का मान क्या होगा। बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं,
जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। बात समझिएगा, t बराबर 3 पर बात हो रही है, ये t बराबर 0, t बराबर 0 पर कहानी समझिए। t बराबर 0 पर स्पीड 0 है। 3 सेकंड बाद कण की जो स्पीड है वो होगी 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन बात करते हैं, मान लीजिए t बराबर 3 पर कण यहां है, तो इसकी स्पीड रही होगी 6 मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो AT होता है बच्चों dv बाई dt, तो ये हो गया हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हुई चाल में परिवर्तन की दर। तो स्पीड में जो चेंज होने की रेट है वो 2 है, परंतु स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, तो इसलिए AT को इधर की तरफ दिखाएंगे। AC हमेशा केंद्र की ओर होता ही है। 8C इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। V दिया आपने को 6, R है अपने पास 20 सेंटीमीटर, तो 1/5 मीटर हो गया ये। तो 36 इंटू 5 180 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया AC। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का जवाब तो हो गया 180, स्पर्शरेखीय त्वरण का जवाब हो गया 2, और A इन दोनों का परिणामी, A का मान हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 180 का होल स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो भी आएगा। तो इस तरीके से अपन A, AC और AT तीनों का मान निकाल लेंगे। A की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, इनके बीच में होगी। बच्चों, इस सवाल में अपने को दिया हुआ है कोई कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल से घूम रहा है। यह एक चक्कर 4 सेकंड में पूरा करता है, तो इसका त्वरण क्या रहा हो। पहली चीज, नियत चाल। नियत चाल से की गई वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर होते हैं, और अभिकेंद्रीय त्वरण होता है V स्क्वायर बाई R अथवा R ओमेगा स्क्वायर। यहां पर हम परंतु ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई T, इसलिए हम लिख सकते हैं A बराबर R इंटू 2 पाई बाई T का होल स्क्वायर। तो A बराबर R इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। R की वैल्यू 1/10 मीटर हो गई। 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10। 4 इंटू पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर होता है। T स्क्वायर, T यानी 4 सेकंड यानी 16 हो गया करीब। तो लगभग 1/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों, इस सवाल में दो बॉडीज धागे से कनेक्टेड है और जो इनर बॉडी है वो सेंटर से धागे से कनेक्टेड है। एक लाइट थ्रेड ये है, एक लाइट थ्रेड ये है, हल्के धागे हैं दोनों। इस बॉडी का मास m, इस बॉडी का भी मास, इसका मास 2 है, बट दोनों थ्रेड्स की लेंथ जो है ना वो सेम दी हुई है अपने को। और इस सिस्टम को हम ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं। ये जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को अपन हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज तल। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अगर ये क्षैतिज तल है तो ये तो टॉप व्यू है सिस्टम का। ऊपर से फोटो ऐसे, वस्तु ऐसे घूम रही है और ऊपर से देखा हुआ।
अगर मैं इनका साइड व्यू लूं तो नॉर्मल फोर्स इस व्यू में और इस व्यू में अंतर समझ रहे हैं आप? इस सिस्टम को अगर ऊपर से देखोगे तो ये सिस्टम दिखाई देगा, और इस सिस्टम को इधर साइड से देखोगे तो वो सिस्टम दिखाई देगा। यहां पर ये धागा इस बॉडी पर लेफ्ट में और इस बॉडी पर राइट में फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको टेंशन T2 बोला हुआ है अपन। और ये वाला धागा इस बॉडी पर लेफ्ट साइड में फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर मैंने आपको बोला था जब कोई सिस्टम रोटेट करता है तो उसके हर एक पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम होती है। तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो सेम ही रहेगी, ओमेगा सेम रहेगा दोनों का। इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc on 1 is equal to T1 minus T2 एंड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड Fc on 2 सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 2 इक्वल टू T2 इक्वल टू मास इसका है डबल इंटू लेंथ भी डबल, यहां से यहां तक का रेडियस डबल, बट ओमेगा सेम। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन और इसे आप सेकंड इक्वेशन बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो T1 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ml स्क्वायर, एंड T1 की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा 5 ml स्क्वायर, ml ओमेगा स्क्वायर, तो T2 आ जाएगा मेरे पास। T2 इक्वल टू T1 माइनस ml ओमेगा स्क्वायर, therefore T2 इक्वल टू 4 ml ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से T1 एंड T2, इस वाले थ्रेड में जो टेंशन है वो और इस वाले थ्रेड में जो टेंशन है दोनों अपने को मिल गए, और रेशियो अगर पूछा जाएगा तो 5:4। तो इस तरीके से अपन टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक और सिचुएशन मैंने आपके सामने ली है। इस सिचुएशन में मैंने यहां पर एक सिंपल पेंडुलम लिया है। सिंपल पेंडुलम में एक लंबा धागा होता है और एक छोटी वस्तु होती है। इस वस्तु का द्रव्यमान m है और यह कहलाता है आलंबन बिंदु। और ये जो थीटा नोट आप देख रहे हैं यह है अधिकतम कोणीय विस्थापन। यहां पर क्या हो रहा है, इसको बोब बोलते हैं। जो बोब है ऊर्ध्वाधर तल में दोलन गति कर रही है ऐसे। अधिकतम कोणीय विस्थापन का अर्थ है कि ये बोब इस बिंदु से आगे नहीं जा सकती, यानी यहां आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है ऐसे इधर की तरफ। और आइडियल सिचुएशन है, श्यान बल को कंसिडर नहीं किया गया है। वायु का घर्षण बल नगण्य है, ऐसा आप समझ के चलिए। और कुछ पैरामीटर्स मैंने यहां पर लिए हैं। थीटा नोट का मतलब है अधिकतम कोणीय विस्थापन, और थीटा का मतलब है ताक्षणिक कोणीय विस्थापन। V है ताक्षणिक चाल,
और V नॉट है अधिकतम चाल। ठीक, अब कुछ चीजें अपने को देखनी है। अपने को इन दोनों में संबंध निकालना है, हमें इसमें और इसमें भी संबंध निकालना है। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। कोई बीच की स्थिति ले लेते हैं। मान लीजिए जब पेंडुलम इस पोजीशन से गुजर रहा है तो उसके पास जो स्पीड है वो v है, और ये पोजीशन इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से थीटा कोण पर है। यहां अगर हम देखें तो एक तो धागा वस्तु को खींच रहा है और एक पृथ्वी खींच रही है। ये दो बल वस्तु पर क्रियारत है। वस्तु वृत्तीय चाप पर गतिमान है। यहां पर जब आप वृत्तीय गति में काम कर रहे हो तो बलों का वियोजन स्पर्श रेखा और त्रिज्या रेखा पर करें। स्पर्श रेखा यानी वेग वाली रेखा, त्रिज्या रेखा यानी ये धागे वाली रेखा, ये वाली त्रिज्या रेखा। तो हमें इस बल को वियोजित करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्योंकि पहले से ही धागे वाली रेखा पर है, तो इसको वियोजित कर लेते हैं। ये थीटा है, तो ये वाला फोर्स हमारे पास हो गया बच्चों mg cos थीटा, और ये वाला फोर्स हो गया mg sin थीटा। अब यहां पर 1 बाय 1 में बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में बात करूंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं स्पर्श रेखीय त्वरण की बात करूं, स्पर्श रेखीय त्वरण बच्चों, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है स्पर्श रेखीय बल अपॉन मास। स्पर्श रेखीय बल हमारे पास है mg sin थीटा, तो जवाब हो गया g sin थीटा। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण की बात की जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर अभिकेंद्रीय बल बटा द्रव्यमान। अभिकेंद्रीय बल को हम डायरेक्ट mv स्क्वायर बाई आर से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, अथवा अभिकेंद्रीय त्वरण को हम अभिकेंद्रीय बल अपॉन द्रव्यमान लिखते हैं। और अगर आपको मान लीजिए स्पीड नहीं पता है, टेंशन गिवन है, टेंशन पता है, तो t माइनस एम जी कोस थीटा, अभिकेंद्रीय बल को मैं t माइनस एम जी कोस थीटा भी लिख सकता हूं। यहाँ t माइनस एम जी कोस थीटा अपॉन m भी लिख सकता हूं। तो अगर किसी तरीके से मुझे t पता है तो मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, और v पता है वैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी ये आपस में सेम ही होगी। ये है खाली आंसर देने का तरीका अलग है, क्योंकि क्या होता है आंसर हम हमेशा उन पदों में देते हैं जो सवाल में उपलब्ध होता है। सवाल में जो भौतिक राशियां अवेलेबल है अपन उनकी फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक ही बात का आंसर देने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सारे रास्ते मिलेंगे एक ही जगह पर जाकर, क्योंकि बात तो एक ही है, जवाब तो उसका एक ही है। तो सारे रास्ते मिलेंगे एक ही जगह पर जाकर। तो एक ही जगह पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, उसकी टेंशन आप नहीं लें। और एक और चीज अपन देख सकते हैं,
तात्क्षणिक चाल अगर मेरे को निकालनी है तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां से यहां तक की स्थिति में देखिए क्या होगा, यहां पर स्पीड कितनी है v0, यहां पर कितनी है v, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये हाइट निकाली जा सकती है, ये हाइट सपोज h, ये लेंथ l, तो यहां से यहां तक की दूरी l cos थीटा, ये पूरी लंबाई l, तो l cos थीटा प्लस h बराबर l, इसलिए h बराबर l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये अपने पास आ गया। अब अपन एनर्जी कंजर्वेशन से बात कर सकते हैं। फ्रॉम बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से बॉब जब यहां से यहां तक ट्रैवल करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने से बढ़ती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कैलकुलेट करना है, लॉस लिखना है, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करके लिखिए, ये माइनस ये, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, तो v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2hg। ये हमारे पास v और v नॉट में संबंध आ गया, v और v नॉट में संबंध आ गया। अथवा इस बात को इसके रूप में लिखूंगा तो v स्क्वायर बराबर v नॉट स्क्वायर माइनस 2lg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये v और h के बीच में रिलेशन है, ये v और थीटा के बीच में रिलेशन। यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट v इक्वल टू 0, ये पता है आपने को। एक्सट्रीम पोजीशन पर एट एक्सट्रीम पोजीशन तो 0 इक्वल टू फी नॉट स्क्वायर माइनस 2lg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा नॉट, तो v नॉट स्क्वायर बाई 2lg इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2lg, थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इनवर्स v नॉट स्क्वायर माइनस ये तो हो गई तात्क्षणिक चाल, और ये हो गया एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर एम्पलीट्यूड, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको कोणीय आयाम। ये अधिकतम कोणीय विस्थापन है जहां तक पेंडुलम गति कर सकता है। तो पेंडुलम किस कोण तक जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि v नॉट कितना है, इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करेगा। ठीक है। टेंशन इन द थ्रेड, डोरी में तनाव।
जो पेंडुलम की डोरी है, अगर उसमें अपन तनाव कैलकुलेट करें किसी एंगल थीटा पर जाकर, यहां जाकर, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं T माइनस mg cos थीटा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r, बट r मतलब l, m बाई l इंटू v स्क्वायर की जगह में ये पूरी राशि पुट कर सकता हूं यहां पर। ये हो जाएगा T बराबर mg cos थीटा प्लस v स्क्वायर की जगह पूरा मान, पूरा वैल्यू एज इट इज पुट कर दें, v नॉट स्क्वायर माइनस 2lg इंटू 1 माइनस cos थीटा, t इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv नॉट स्क्वायर बाई l माइनस 2mg इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा, t इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाई l इंटू, यहां से माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा 3mg cos थीटा, तो mg बाहर ले लेते हैं, इसमें से सिंपलीफाई कर रहा हूं उसको, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2, ये t और थीटा के बीच में रिलेशन आ गया हमारा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन t एंड थीटा। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे t की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग एंगल होगा। अगर मैं देखूं कि मैक्सिमम मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 0, t इक्वल टू cos 0 1, तो t इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाई l प्लस mg, ये मैक्सिमम वैल्यू है टेंशन की एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। ये तो लोएस्ट पोजीशन पर, लोएस्ट पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा इक्वल टू थीटा नॉट पर जाकर v की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से देख लो सीधा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट पर v की वैल्यू 0, तो t इक्वल टू mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, t इक्वल टू mg cos थीटा नॉट। दिस इज मिनिमम टेंशन। तो जो टेंशन है वो T यहां पर मैक्सिमम है और ये थीटा नॉट है, T यहां पर मिनिमम है, यहां स्पीड 0। तो सबसे ज्यादा टेंशन आगे में लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा और सबसे कम टेंशन एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा। अलग अलग पोजीशंस पर थ्रेड में टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण, अगर हम त्वरण की बात करें तो मैं बीच की कोई स्थिति ले रहा हूं थीटा पर,
यहां पर एक त्वरण तो है पेंडुलम के पास केंद्र की ओर, एक है स्पर्श रेखा पर, तो इसका जो नेट त्वरण होगा वो बीच में कहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू जो होगी इस वैल्यू के इक्वल होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये 90 डिग्री का एंगल है पूरा, आप देख पा रहे हैं। 8 थीटा इक्वल टू थीटा नॉट एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन, वहां जाकर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर जाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड डिपेंडेंट है, स्पीड 0 हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। Therefore A इक्वल टू AT, और AT मैंने बताया था आपको, AT था G sin थीटा, तो ये हो जाएगा G sin थीटा नॉट। ये एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा। एट थीटा इक्वल टू 0, लोएस्ट पोजीशन, उस केस में लोएस्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो लोएस्ट पोजीशन पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लोएस्ट पोजीशन पर, कारण जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है G sin थीटा, जब थीटा 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, एंड A इक्वल टू AC हो जाएगा, and that is equal to V naught square by L। यहां पर एक चीज समझने की है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है और यहां 0 है, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, यहां पर है। हम लिख सकते हैं AT is maximum at extreme position and 0 at lowest position। AC is maximum at lowest position and 0 at extreme position। दोनों उल्टे हैं, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की लिखा मैक्सिमम, कहां? एक्सट्रीम पर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की लिखा मैक्सिमम, कहां? लोएस्ट। जब एंगल ज्यादा होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि साइन थीटा में थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड डिपेंडेंट है, तो जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा तो लोएस्ट पोजीशन पर होती है, ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम, देखो बच्चों इसमें क्या होता है, अपन सिंपल पेंडुलम में धागे से बॉब को बांध के ऑसिलेट करवा रहे थे। यहां पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहां पर एक धागा लिया, उससे वस्तु को बांधा बॉब को और उसको क्षैतिज तल में घुमाया। ये क्षैतिज व्रत है। ये
ये डोरी है, और वस्तु ये क्षैतिज वृत्त में घूम रही है। और ये ऊंचाई अपन h मान लेते हैं और ये कोण अपन थीटा मान लेते हैं। ये लंबाई आप l मान लीजिए, और ओमेगा से ये तो घूम रहा है। अब अगर हम इन राशियों में आपस में संबंध स्थापित करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये क्षैतिज वृत्त, ये T और ये mg। अब यहां पर क्या है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इधर है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की खास बात क्या होती है कि जब कोई वस्तु सर्कल में होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके सेंटर की तरफ होता है। इसका सेंटर इधर की तरफ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और आप नोटिस करिए कि इस रेखा पर, तो इस लाइन पर इक्विलिब्रियम है और इस लाइन पर एक्सेलरेशन है। तो यहां से इसको रिजॉल्व किया तो इधर मिला हमको t cos थीटा और इधर मिला हमको t sin थीटा। तो इस केस में ये जो t sin थीटा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। अभिकेंद्रीय बल बराबर मास इनटू अभिकेंद्रीय त्वरण, ये त्रिज्या हमने आ ले, एंड इस लाइन पर संतुलन है। संतुलन जिस लाइन पर होता है उस लाइन पर नेट फोर्स 0 होता है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं t cos थीटा इक्वल टू mg। इसको से डिवाइड करिए तो tan थीटा दिस बाय दिस mr ओमेगा स्क्वायर बाय mg। और बच्चों tan थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां से r बाई h इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई g, यानी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g बाय h। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई टाइम पीरियड। टू पाई बाई ओमेगा बराबर 2 पाई अंडर रूट h बाई g। और h को अगर मैं l की फॉर्म में लिखना चाहूं तो h बराबर l cos थीटा। इस तरीके से हम कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।